नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर से। आज बात करेंगे हम कक्षा 10 की जो विज्ञान विषय है। कक्षा 10 में जो विज्ञान है, इसके अंतर्गत 5वां जो लेसन नंबर आता है लाइफ की प्रोसेस। ये क्या है? जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। तो आइए इससे संबंधित बात करें। तो हमने पहले वीडियो में बात किया था कि जैव जगत क्या होता है। तो जैव जगत में हमने सजीव और निर्जीव के बारे में बात किया। सजीवों के अंदर होने वाली कुछ क्रिया, जिसमें हमने पहला पोषण के बारे में बात किया था। अब बात थोड़ी सी और करते हैं कि सजीव कोशिकाओं में होने वाली बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, अर्थात उपापचय कहते हैं। तो जो भी कोशिका है उसके अंदर हमेशा या प्रतिक्षण अनेक जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, जिसे हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं या उपापचय के नाम से जानते हैं। उपापचय का मतलब सामूहिक जैविक क्रियाओं का एक गुच्छा, बंच जिसे आप कहते हैं। अब आप बात करें, यह क्रियाएं दो प्रकार से हो सकती हैं। एक क्रिया ऐसी होती हैं जो सृजनात्मक करती हैं, अर्थात शरीर को बनाती हैं, बॉडी बिल्डअप करने में मदद करती हैं। ऐसी क्रियाएं के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उनको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, उपचय। और दूसरा होता है इसी का पार्ट, जो शरीर का विखंडन अर्थात क्षय करती है, डैमेज करती है, जिनको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म घटना कहलाती है। तो शरीर में देखिए दो प्रकार की क्रियाएं हुई, एक एनाबॉलिक रिएक्शन हुए, दूसरा हुआ कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत वो क्रियाएं आएंगी जिसमें शरीर का भार, किसी भी जीव के शरीर का भार बढ़ता हो, यानी शरीर का विकास होता हो, बिल्डअप होता हो, निर्माण होता हो। और कैटाबॉलिक के अंतर्गत दूसरा टॉपिक कैटाबॉलिज्म है। तो कैटाबॉलिक के अंतर्गत वो क्रियाएं इन्वॉल्व हैं जो क्षय या विखंडन करती हैं। अब हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत आने वाला जो हमारा अगला मेन टॉपिक था, वह था श्वसन। तो देखिए, श्वसन एक प्रकार से आप कह सकते हैं कैसी है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। किस प्रकार है, इस बात को आप समझें भी। तो श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें शरीर के भार में कमी आती है, डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें पचे हुए पोषक पदार्थ जो आपने भोजन ग्रहण किया, डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद पचा हुआ जो पदार्थ था कहाँ गया? जीव द्रव्य में गया। तो ग्लूकोज तो जीव द्रव्य में पहुंच गया। अब उससे ऊर्जा कैसे मिलेगी, उससे संबंधित बात आगे किया जाए। तो इसका मतलब इसमें मुख्यतः दो चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसाएं। और भी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः दो ही चीजें, कार्बोहाइड्रेट और वसाओं का क्रमिक ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन श्वसन के माध्यम से मिलती है तो इनका क्या होता है? क्रमिक ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन होता है या विघटन होता भी आप कह सकते हैं, साथ में विघटन भी कह सकते हैं। तो विघटन के लिए कोशिकाएं मुख्यतः ग्लूकोज का ही उपयोग करती हैं, ग्लूकोज का ही उपयोग करती हैं। इसीलिए आप ग्लूकोज को कह सकते हैं कोशिकीय ईंधन, अर्थात हमारी बॉडी का सेलुलर फ्यूल क्या है? ग्लूकोज है। तो देखिए, हम आगे यह बात कह सकते हैं इस प्रकार श्वसन वह क्रिया है जिसमें जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण तथा विखंडन होता है। तो जटिल पदार्थों का ऑक्सीडेशन एंड विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप सरल पदार्थों का निर्माण होता है। सरल पदार्थों का निर्माण होता है। जब सरल पदार्थ निर्मित होंगे तो उसी से क्या होगा? ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। देखिए, आप ये समझ चुके हैं कि जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण एवं विखंडन। जैसे मान लिया मैंने चाक को तोड़ा तो ये टूट गया, एक अणु था, ये दो अणुओं में टूटा। तो जब मॉलिक्यूल टूटेंगे तो इससे क्या ऊर्जा भी निकलती है।
तो देखिए यहाँ पर बात वही कही गई है, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ऑक्सीडाइज होते हैं अर्थात विखंडन उनका होता है तो ये सरल या सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और क्या होता है, ऊर्जा को मुक्त होती है अर्थात ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा हमारी कोशिकाओं को उपलब्ध होती है या शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करती है। अब हम बात करेंगे कि श्वसन में क्या क्या चीजें आती हैं जंतुओं पौधों, चूंकि कक्षा 10 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं, उनको देखेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे कि जो श्वसन है ये दो प्रकार की बात इसके अंतर्गत आती है। एक आते हैं श्वसन अंग, दूसरा आती है श्वसन प्रक्रिया। तो पहले श्वसन अंग के बारे में बात किया जाए तो देखिए श्वसन अंग में अगर आप देखेंगे तो श्वसन तो पौधे भी करते हैं, जंतु भी करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग पौधों में श्वसन के बारे में। जंतु भी करते हैं श्वसन, पौधे भी करते हैं, लेकिन पौधों में बात करें देखिए पौधों में आपके पास दो चीजें हैं, रंध्र पाए जाते हैं अर्थात स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो पत्तियां हैं पौधों की, इन पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से पत्तियों में रंध्र पाए जाएंगे। अब बात है जो तना है, पौधे का जड़ है, श्वसन तो वो भी करेगा, वहां पर तो पत्तियां नहीं है, तो उनमें क्या होती है, लेंटिसेल्स अर्थात वात रंध्र पाए जाते हैं जो पुराने तने हैं। एवं जड़ों में आपने देखा होगा बहुत समय जब पतझड़ हो जाता है, बसंत ऋतु आता है, पूरी पत्तियां गिर जाती हैं, तो क्या पौधा बिना श्वसन के रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता है, तब भी लेंटिसेल ही वर्क करेंगी। रूट है जो जमीन के अंदर पाई जाती, वहां तो कोई पत्ती नहीं, वहां तो स्टोमेटा नहीं, वहां पर लेंटिसेल एक पाई जाती हैं। इनके द्वारा क्या करते हैं, पुराने जो तने या जड़ों ये श्वसन सब करते हैं। अब बात करते हैं हम जंतुओं में श्वसन के बारे में। तो आइए देखते हैं जंतुओं में श्वसन कैसे होगा। तो जंतु में श्वसन दो प्रकार की बात कही जाए। जंतु किस प्रकार का है, एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय? तो पहली बात जो है हम बात करते हैं एक कोशिका के वाले जंतुओं की, अर्थात एक कोशिकीय जो जंतु है कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। जैसे इसके उदाहरण अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगी। जो सेल के ऊपर झिल्ली या आउटर कवर है अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है श्वसन के लिए। तो ये तो हमारी बात हुई एक कोशिकीय जीवों में। अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर अर्थात बहुकोशिकीय जो जीव हैं। तो देखिए जो बहुकोशिकीय जीव हैं जिसमें देखिए एक इंसेक्ट आपके पास आते हैं अर्थात जो कीट हैं। कीट में देखा जाए तो ट्रेकिया या कह सकते हैं श्वास नली, इसके द्वारा ये श्वसन करते हैं। ऐसे मछलियों की बात किया जाए तो मछलियों में गिल्स पाई जाती हैं, गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया को संपादित करती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में आपको मालूम है फेफड़ा होते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, इनके द्वारा यह जो है जीव या जंतु मनुष्य श्वसन क्रिया संपादित करते हैं। तो आपने एक आउटर फ्रेम देखा कि श्वसन के अंग अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के हैं, अर्थात उनके एडेप्टेशन अनुकूलन के आधार पर अंगों में भी अलग अलग कुछ परिवर्तन है, उसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। आप देखिए हम दूसरी बात करेंगे श्वसन प्रक्रिया। जो श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है, ग्लूकोज अर्थात 6 कार्बन का जो अणु है, ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन अणु होता है। अगर कोशिका द्रव्य में बात किया जाए तो ग्लूकोज से क्या होता है, पाइरूवेट प्लस क्या ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। अब पाइरूवेट में जो ग्लूकोज टूटा ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब देखिए जो पाइरूवेट है अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थित, तो जो हमारा मेन बना क्या, पाइरूवेट की बात करें, अगर पाइरूवेट में ऑक्सीजन अनुपस्थित है अर्थात एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आगे बात कर रहे थे अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थित है, ऑक्सीजन नहीं है, तो देखिए दो प्रकार से क्रियाएं होंगी। अगर ईस्ट की कोशिका है जहां फर्मेंटेशन भी आप इसे कह सकते हैं, किण्वन, तो देखिए ईस्ट कोशिका में क्या इथेनॉल बनेगा, साथ में CO2 निकलेगी और ऊर्जा मुक्त होगी। तो ऑक्सीजन की अगर पाइरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो
क्रिया का नाम क्या होगा? अनाक्सी श्वसन आप कहेंगे। पहली बात, अनाक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा श्वसन। तो यहां पर हम बात करें ईस्ट कोशिका में, जो किण्वन हुआ इससे इथेनॉल बनेगा CO2 और ऊर्जा निकलेगी। और दूसरा क्या? पेशी कोशिकाओं में, यानी हम लोगों के अंदर जो मांसपेशियां हैं या पेशी हैं, यहां पर भी ऐसा हो जाता है। क्या होता है? इसमें लैक्टिक अम्ल बनेगा और साथ में ऊर्जा मुक्त होगी। लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। कई बार क्या होता है, जैसे आप बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, काम करते हैं, काम करते करते बहुत थकान महसूस होती है। क्यों थकान महसूस होती है? क्योंकि मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने की वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसा श्वसन हुआ? अनाक्सी श्वसन हुआ। और ये किसमें कन्वर्ट इसका प्रोडक्ट हो रहा है? लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, वही पेन करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति उपलब्ध हो जाए पाइरूवेट को। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है पाइरूवेट को तो क्या होगा? तो देखिए ये क्रिया फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें होगी यह क्रिया, और क्या होगा? CO2 बनेगा, जल प्राप्त होगा और ऊर्जा मुक्त होगी। इस प्रकार से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी तो उसे बोलेंगे अनाक्सी श्वसन। तो आपने देखा कि श्वसन प्रक्रियाएं दो प्रकार की यहां देखने को मिली हम लोगों को, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनाक्सी श्वसन। तो देखिए हम बात करेंगे अब मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो मानव श्वसन तंत्र कहाँ से शुरू होता है इसके बारे में बात करें और देखें। तो सबसे पहले आता है नासिका छिद्र, अर्थात नाक, नॉस्ट्रिल, जो नाक हमारी है नोज से, क्योंकि हवा को यही लेता है, एक तरीके से देखा जाए ग्रहण करता है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं, नासिका चैम्बर में खुलती है। जो आपके पास कहाँ है श्वसन तंत्र? दोनों चैम्बर बाद में मिलते हैं एक जगह पर, अर्थात वायु का शरीर में प्रवेश करने का जो रास्ता है वो क्या है? नासिका छिद्र है। तो जो नासिका छिद्र है यही शरीर के अंदर हवा प्रवेश करने का एक मार्ग है। आइए दूसरी बात करते हैं। उसके बाद देखें मोटे तौर पर तो आता है लैरिंक्स या सुर यंत्र कह सकते हैं। तो सुर यंत्र में अगर बात किया जाए, क्रॉस नली के बाद एक छोटी सी रचना होती है, एक छोटी सी रचना उस पर लगी रहती है। वो बाद में हम डिटेल बात करेंगे, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, उसकी बात वहां पर आएगी। और लैरिंक्स का मेन काम देखा जाए, यह ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होती है। अगला देखिए इसमें बात करें तो ट्रेकिया आता है, यह कह सकते हैं श्वास नली। यह अगर देखा जाए तो लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है या नलिका होती है। संपूर्ण लंबाई में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, संपूर्ण लंबाई में उपास्थ्य के वलय अर्थात कार्टिलेज के रिंग लगे होते हैं। कार्टिलेज के क्या लगे होते हैं? छल्ले लगे होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जो छल्ले हैं अर्थात वलय दीवार को मजबूती प्रदान करती है। मजबूती प्रदान करने से मतलब है जो ट्रेकिया है, जब भी हवा का बाहर निकलना या अंदर जाना यानी चिपकने से बचाती है। कुल मिलाकर के रिजल्ट ये बनकर यहाँ पर आ रहा है कि जो ट्रेकिया है, ये जो छल्ले लगे हैं उपास्थ्य के, ये क्या करते हैं? उसको चिपकने से बचाते हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे अब जो है चौथे पॉइंट पर, जिसका नाम श्वसनिया है। ये कह सकते हैं ट्रेकिया विभाजित होकर के 2 श्वसनियों में बंट जाती है। आगे बात कर रहे थे। अब श्वसनिकाएं की बात करें, या इसी का नाम ब्रोंक्यूल्स भी है। फेफड़ों में प्रवेश कर श्वसनिया श्वसन नलिकाओं में बंट जाती है, धीरे धीरे डिवाइड होती। कैसे होती इसकी बात किया जाएगा। अगला जो पार्ट आएगा वो लंग्स अर्थात फेफड़े आएंगे। तो फेफड़ा कहाँ पर होते हैं उपस्थित? ये वक्ष गुहा। ये आप हमारे पास क्या इतना, ये वक्ष गुहा है। वक्ष गुहा में एक प्रकार की स्पंजी संरचना, स्पंज के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं फेफड़े। दोनों साइड में एक लेफ्ट भी होगा एक राइट भी होगा। असंख्य वायु कोशिकाओं या कूपिकाओं से बने होते हैं। जो वायु कोशिकाओं या कूपिकाओं
में गैसों का आदान प्रदान होता है। उन्हीं कूपिकाओं में जो बहुत से छोटे छोटे छिद्र हैं, गैसों का लगातार आदान प्रदान होता है। हम लोग अब देखेंगे कि मनुष्य में श्वसन वायु मार्ग अर्थात कहां से होकर हवा कैसे कैसे जाती है, उससे संबंधित बात करने जा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात आई नॉस्ट्रिल अर्थात नासारंध्र से हवा कहां जाएगी, फेरिंग्स ग्रासनी में। उसके बाद सीधे सीधे ऑक्सीजन कहां पहुंचेगी, लैरिंग्स में पहुंच जाएगी। लैरिंग्स के बाद आप देखेंगे ट्रेकिया वाला पॉइंट आता है, अर्थात ट्रेकिया में आपके पास पहुंचेगी। ट्रेकिया से होते हुए ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी, ब्रोंकाई में पहुंच जाएगी। ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स में पहुंचेगा। ब्रोंक्यूल से में पहुंचने के बाद वायु कहां जाएगी, एल्व्यूलाई के अंदर पहुंच जाएगी और एल्व्यूलाई से होते हुए रुधिर में पहुंचेगी और रुधिर के माध्यम से कहां, प्रत्येक कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। और इसी प्रकार से रिवर्स प्रोसेस के द्वारा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ला करके वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने एक पाथ देखा। इस पाथ के द्वारा ऑक्सीजन क्या करती है, बॉडी में एक कोशिका तक पहुंच जाती है। अब कोशिकाएं जब जैविक क्रियाओं का संपादन करेंगी, संपादन के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होती है, तो इसी रिवर्स प्रोसेस के द्वारा CO2 को ला करके फिर से छोड़ दिया जाएगा यहाँ पर। अब इन सभी चीजों को करेगा कौन, एक्चुअली चूंकि मेन इंपॉर्टेंट पहलू है रुधिर, करेगा कौन, जो जिसके पड़ोसी होगा वही तो उसकी मदद करेगा। तो देखिए सेल जो है उसके पास में क्या, मेन ब्लड है, तो ब्लड जो होगा वही एक बार जब ऑक्सीजन को लाएगा तो हीमोग्लोबिन जो उसमें है वो ऑक्सीजन को जोड़ लेगा। हीमोग्लोबिन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है, तो ये बना लेता ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन यहां तक आएगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। जब रिवर्स जाने लगेगा तो इस बार ऑक्सीजन नहीं, CO2 इसके साथ जब कंबाइंड होगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनकर के ला करके फिर वहां पर ला करके छोड़ देगा। इस प्रकार से गैस का आदान प्रदान होता है। यहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा समझा। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।